हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद फिलोसोफर बाबा में, जिसमें हम पढ़ रहे थे लेबर लॉज के बारे में। आज उसका आखिरी चैप्टर है जिसमें हम आज देखने वाले हैं लेबर लॉज से जुड़े हुए कुछ बिल्स के बारे में जो संशोधन हुए हैं, उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो हमारे साथ इस वीडियो में बने रहिए क्योंकि आज हमारा ये आखिरी सेशन होने वाला है इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड लेबर लॉज के अंदर। तो आज हमारा इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड लेबर लॉ का टॉपिक खत्म हो जाएगा। तो आप हमारे साथ वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए, आपको कई सारी नई इंफॉर्मेशन मिलेंगी जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए करते हैं आज के सेशन की शुरुआत। तो हम पहले पढ़ते हैं श्रम कानूनों का समेकन, यानी वेतन संहिता विधेयक 2019, कोड ऑन वेजेस बिल 2019। इसकी आवश्यकता क्यों हुई? राष्ट्रीय न्यूनतम पारिश्रमिक को सुनिश्चित करने के लिए। इसका उद्देश्य क्या है? विभिन्न अधिनियमों जैसे पारिश्रमिक भुगतान 1936, न्यूनतम पारिश्रमिक अधिनियम 1948, बोनस भुगतान अधिनियम 1965, समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 को जो पारिश्रमिक कानूनों से संबंधित है उनको समेकित करना है। मुख्य प्रावधान क्या है? यह संहिता सरकारी, अर्ध सरकारी तथा निजी संस्थानों या निर्माण या पेशे पर लागू होगी। पारिश्रमिक में भत्ता, वेतन या मौद्रिक रूप से सम्मिलित अन्य घटक भी होंगे, बोनस और यात्रा भत्ता छोड़कर। यह केंद्र तथा राज्य सरकार के प्रतिष्ठित संस्थानों के पारिश्रमिक से संबंधित निर्णयों के निर्धारण में अंतर स्पष्ट करती है। विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों के लिए एक वैधानिक राष्ट्रीय न्यूनतम पारिश्रमिक की अवधारणा प्रस्तुत की गई है, जिससे कम न्यूनतम पारिश्रमिक का निर्धारण नहीं किया जाएगा। सामाजिक सुरक्षा और कल्याण पर श्रम संहिता 2017, इसकी आवश्यकता हुई। किसी भी सामाजिक सुरक्षा के तहत वर्तमान श्रमिकों की 90% संख्या को समाविष्ट नहीं किया गया है। श्रम बाजार में बहिष्करण और उत्पन्न विकृतियों से बचने के लिए इसकी जरूरत महसूस की गई। इसमें क्या प्रावधान रखे गए? इसमें जो मुख्य प्रावधान रखे गए वो पहला तो ये रखा गया कि कर्मचारी की परिभाषा तथा श्रमिकों के वर्गीकरण के अंतर्गत स्थायी, अस्थायी, कैजुअल, कमीशन कर्मचारी, औपचारिक, अनौपचारिक, घरेलू, मौसमी श्रमिक सभी प्रकार के रोजगार शामिल है। अंशदान हेतु एक उचित प्रतिशत आधारित संरचना, सामाजिक आर्थिक श्रेणी तथा न्यूनतम अधिसूचित पारिश्रमिक को इस संहिता के अंतर्गत शामिल किया गया है। यह एक पारदर्शी तथा निष्पक्ष आर्थिक व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए नवीन दृष्टिकोण प्रस्तावित करती है। पारिश्रमिक सीमा नामक पद में भुगतान योग्य योगदान पर अधिकतम सीमा को निर्धारित करना है, जबकि आयु सीमा नामक पद का आशय सरकार की दो भिन्न श्रमिक वर्गों हेतु दो भिन्न प्रकार की योजनाओं के प्रावधान हेतु सक्षम बनाना है। इसके अंतर्गत कंट्रीब्यूशन ऑगमेंटेशन फंड की स्थापना की जाएगी, जिससे सरकार श्रमिकों के सामाजिक सुरक्षा में योगदान कर सके, और उसके बाद राष्ट्रीय स्थिरीकरण कोष का उपयोग पूरे देश में इस योजना के कोषों के सामंजस्य हेतु किया जाएगा तथा इसका प्रबंधन करेगी वो केंद्रीय बोर्डों के द्वारा किया जाएगा। अब हम बात करते हैं व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यस्थल स्थिति विधेयक 2019 की। इसकी आवश्यकता क्यों हुई? इसकी आवश्यकता हुई कि यह मानकों की व्यवस्था करता है तथा उन सभी कारखानों पर लागू होगा जिनमें कम से कम 10 श्रमिक कार्यरत हैं। यह कारखाना अधिनियम 1948, खान अधिनियम 1952, भवन एवं अन्य सनिर्माण श्रमिक अधिनियम 1996, ठेका श्रम अधिनियम 1970 जैसे 13 श्रम कानूनों को स्वीकृत करेगा। और उसके प्रावधान क्या हैं वो देख लीजिए। इसमें जो मुख्य प्रावधानों में पहला प्रावधान है वो ये है कि कारखानों में वार्षिक स्वास्थ्य जांच को अनिवार्य बना दिया जाएगा तथा इसका खर्च नियोक्ता को उठाना होगा। मतलब कारखानों में जो भी लेबर या वर्कर काम कर रहे होंगे उनकी सालाना हेल्थ के लेकर जांच को कंपलसरी बना दिया गया है, और इसका जो खर्च है वो एम्प्लॉयर वहन करेगा, यानी कि एम्प्लॉयर को इसका खर्च उठाना पड़ेगा जो भी लेबर का हेल्थ से रिलेटेड चेकअप होगा। दूसरा, सभी कर्मचारियों के लिए नियुक्ति पत्र जिसमें वैधानिक लाभों के प्रति उनके अधिकारों का उल्लेख किया जाएगा। और अगला है कार्य के दौरान मृत्यु या घायल होने पर कर्मचारियों के परिवारों को अर्थदंड का कम से कम 50% राहत उन्हें प्रदान किया जा सकता है। और चौथा है, सुझाव देने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य सलाहकार बोर्ड तथा राज्य स्तर पर भी इसी प्रकार के निकायों की स्थापना का प्रस्ताव किया गया है। विभिन्न प्रकार की जांच हेतु प्रस्तावित क्षेत्राधिकार के साथ समन्वयकों की नियुक्ति का प्रस्ताव किया गया है। और
अनुबंधित श्रमिक प्रदान करने वाले प्रत्येक ठेकेदार के लिए लाइसेंस अनिवार्य कर दिया गया है। प्रवासी मजदूरों के लिए अंतर्राष्ट्रीय यात्रा भत्ता तथा विस्थापन भत्ता जैसे प्रस्ताव, खतरनाक प्रक्रियाओं से संबंधित कारखानों की स्थापना के लिए किए गए आवेदन की जांच हेतु साइट अप्राइजल कमेटी की स्थापना का प्रस्ताव है इसमें। अब हम बात करते हैं राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी के बारे में, नेशनल मिनिमम वेजेस के बारे में। तो डॉक्टर अनूप सतपथी की अध्यक्षता में समिति की रिपोर्ट जारी की गई थी, ये इंपॉर्टेंट है। एक समान न्यूनतम मजदूरी 9,750 रुपये प्रति माह था। पाँच क्षेत्रों के लिए क्षेत्रवार 8,892 से 11,622 रुपये प्रति माह की अनुशंसा की गई है। इसका बैकग्राउंड क्या है? तो इसका बैकग्राउंड है कि इसमें न्यूनतम मजदूरी प्राप्त करने वाले श्रमिकों के लिए सुरक्षा और बेहतर कार्य स्थितियां प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करने के मापदंडों की अनुपस्थिति को भारतीय मजदूर कॉन्फ्रेंस और सर्वोच्च न्यायालय की अनुशंसाओं द्वारा संबोधित किया गया है। और इसमें न्यूनतम मजदूरी में सुधार की मांग और एक राष्ट्रीय वेतन नीति बनाने की अनुशंसा की गई है। मजदूरी संहिता विधेयक 2017 में विशेषज्ञ समिति को कार्य पद्धति निर्धारित करने का कार्य सौंपा गया है। अब इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी न्यूनतम मजदूरी की? तो हम वो देखेंगे कि आवश्यकता क्यों पड़ी। तो आवश्यकता पड़ी देश भर में एक समान जीवन निर्वाह मापदंडों को सुनिश्चित करना था और न्यूनतम मजदूरी कानून के सरल क्रियान्वयन और उसके अनुपालन हेतु ये जरूरी था। अब इसमें प्रावधान क्या किए गए हैं? इसमें जो प्रावधान किए गए हैं, पहला प्रावधान किया गया है कि ये डॉक्टर अनूप सतपथी की अनुशंसाओं पर आधारित है। न्यूनतम मजदूरी निर्धारण के वर्तमान मापदंडों को अद्यतित करने की आवश्यकता है। एक राष्ट्रीय रूप से प्रतिनिधिपूर्ण और सांस्कृतिक रूप में स्वीकार्य खाद्य बास्केट को विस्तार से स्पष्ट करने की आवश्यकता है। गैर पादप वस्तुओं पर आवश्यक व्यय का अनुमान लगाने के लिए समिति वस्तुओं के 2 समूहों की आवश्यक और पादप वस्तुएं तथा अन्य गैर खाद्य वस्तुएं को पहचान करेगी। राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी के लिए एकल मूल्य निर्धारण की सिफारिश की गई है। जुलाई 2018 को आधार वर्ष बनाया गया है, जिसमें 375 रुपये प्रतिदिन और 9,750 रुपये प्रति माह को इंक्लूड किया गया है। श्रम और रोजगार मंत्रालय से एक अनुसंधान इकाई के गठन की भी अनुशंसा की गई है। अब हम बात करते हैं नियत अवधि रोजगार नियम यानी फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट रूल्स के यानी एफटीई के बारे में। तो केंद्रीय श्रम मंत्रालय द्वारा इसको लाया गया है। इसकी पृष्ठभूमि क्या है? औद्योगिक नियोजन स्थायी आदेश केंद्रीय संशोधन नियम 2018 की अधिसूचना ने सभी उद्योगों को एक निश्चित अवधि के लिए संविदा श्रमिकों की भर्ती की अनुमति दे दी है, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे श्रमिकों को भर्ती करने की अनुमति दे दी गई है। अब हम बात करते हैं कि फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट है क्या। ये जो है ना एक प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट होता है। ये एक प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें कोई कंपनी किसी कर्मचारी को एक निश्चित समय के लिए नियोजित करती है या नियुक्त करती है। कर्मचारी कंपनी के भुगतान रजिस्टर या पे रोल पर नहीं होता है तथा उसका वेतन पहले से ही निर्धारित और अवधि समाप्ति तक अपरिवर्तनशील होता है। मतलब जो वेतन, जो सैलरी उसकी फिक्स कर दी जाएगी वो वही रहेगी उसके अवधि के समाप्त होने तक। मतलब कॉन्ट्रैक्ट जिस डेट में समाप्त हो रहा होगा उसका सैलरी वही रहेगा जो उसका तय किया जाएगा एम्प्लॉयर के थ्रू कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे। इस प्रकार का अनुबंध अस्थायी होता है यानी टेम्परेरी होता है तथा ऐसे कर्मचारी किसी भी प्रतिष्ठान के सभी स्थायी कर्मचारियों को उपलब्ध समस्त वैधानिक लाभों, कार्यशील घंटे, मजदूरी के अधिकारी होते हैं, हालांकि भविष्य निधि के लाभ को छोड़कर। अब हम बात करते हैं कि फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट का लाभ क्या होगा। तो पहला लाभ तो ये होगा कि निश्चित मजदूरी और कार्य दशाएं सुनिश्चित होने से उनकी आजीविका की सुरक्षा मिलती है। दूसरा, नियोक्ता में श्रमिक के प्रति जवाबदेही लाभ के कारण बनी रहती है। और एफटीई विशेष रूप से विशिष्ट परियोजनाओं जैसे अवसंरचना, फुटवियर, मीडिया एक्सेट्रा को निष्पादित करने में उपयोगी होगा, जिससे अल्पावधि रोजगार में कमी आएगी। कुशल कर्मचारियों को खोजकर अपनी वाणिज्यिक प्रतिस्पर्धात्मक को बनाए रखने में सक्षम होंगे ये। और एफटीई से रोजगार के नए अवसरों में वृद्धि होने की संभावना भी है। लेकिन इसकी आलोचना क्यों की जाती है? इसकी आलोचना इसलिए की जाती है कि सभी केंद्रीय व्यापार संघ सरकार की भर्ती करो और निकालो यानी कि हायर एंड फायर नीति का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि इसे ट्रेड यूनियंस का प्रभाव समाप्त हो जाएगा। मतलब कि जो यूनियन संघ होता है श्रमिकों का, उसका प्रभाव समाप्त हो जाएगा। दूसरा, सरकार ने नियोक्ताओं को विभिन्न अधिनियमों द्वारा प्राप्त श्रमिकों की न्यूनतम सुरक्षा की चिंता से भी
मुक्त कर दिया है। और एफटीई रोजगार के नियमितीकरण को कमजोर बनाता है, जिससे असुरक्षा की भावना पैदा होगी। सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व आदेशों के विरुद्ध, जिसमें 7 वर्ष तक कार्यशील कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जो कर्मचारी को नियमित या स्थायी किया जाना था, उसमें एफटीई को क्रियाशील किया जाना, जिसमें एफटीई को मौसमी गतिविधियों में अनुमति प्राप्त थी। और श्रमिकों की भर्ती करने और उनको हटाने में निहित लोचशीलता के कारण उद्योगों में श्रमिकों का शोषण बढ़ जाने की आशंका है। लेकिन इससे रिलेटेड सुझाव भी दिए गए हैं। सुझाव क्या है? फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट शर्तों को नियोक्ता और कर्मचारियों दोनों के लिए अधिक लाभदायक बनाने के लिए स्पष्ट रूप से परिभाषित करने की आवश्यकता है। मानदंड पारदर्शी होने चाहिए और परस्पर सहमति से निर्धारित किए जाने चाहिए। बेहतर सामाजिक सुरक्षा के अभाव में श्रम सुधार राजनीतिक रूप से अस्वीकार्य होंगे। श्रम संवर्ती सूची का विषय है, अतः इसे प्रभावकारी बनाने के लिए संसद के द्वारा कानून बनाना चाहिए। अब हम बात करते हैं प्रधानमंत्री जनधन योजना की। तो यह अनिश्चित काल तक जारी रहेगी। ओवरड्राफ्ट की सीमा 5,000 रुपए से बढ़ाकर दोगुनी कर दी गई है, यानी 10,000 रुपए कर दी गई है। 2,000 रुपए तक का ओवरड्राफ्ट के लिए किसी भी प्रकार की शर्त नहीं होगी तथा आयु सीमा को 60 वर्ष से बढ़ाकर 65 वर्ष कर दिया गया है। रुपे कार्ड होल्डर्स की दुर्घटना बीमा की राशि को 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 2 लाख रुपए कर दिया गया है। अब इसमें प्रावधान क्या किए गए हैं? तो प्रमुख प्रावधानों में से पहला प्रावधान ये किया गया है कि ये भारत सरकार का वित्तीय समावेशन कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य बैंक खाते विप्रेषण, ऋण, बीमा और पेंशन जैसी वित्तीय सेवाओं का विस्तार और उन तक पहुंच विकसित करना है। इसमें शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों को समाहित करने पर बल दिया गया है तथा परिवारों को कवरेज पर केंद्रित है, जिसे बढ़ाकर हर वयस्क व्यक्ति तक कर दिया गया है। इसमें लाभार्थी को प्रत्यक्ष रूप से बैंक खाते में पूंजी अंतरित करने की अनुशंसा की गई है, जिससे सरकार की प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण यानी डीबीटी योजना को बढ़ावा देना है। जनसंख्या के निर्धनतम वर्ग के प्रत्येक 3 में से 2 लोग अनौपचारिक स्रोतों, महाजनों व साहूकारों से ऋण प्राप्त करते हैं। समय के साथ औपचारिक वित्तीय संस्थानों, बैंक, सहकारी बैंक तक पहुंच में वृद्धि हुई है, परंतु अभी भी हजारों गांवों तक किसी भी बैंक की शाखा मौजूद नहीं है। वाणिज्यिक बैंकों के कुल ऋण को केवल 10% ही ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंच पाता है। ये एक नोट है। अब इसका लाभ क्या है? तो पहला लाभ है कि वित्तीय समावेशन में सहायता तथा इलेक्ट्रॉनिक भुगतानों की ओर स्थानांतरण। दूसरा, बैंकों के बैलेंस शीट में सुधार के साथ जीरो बैलेंस खातों का कम होता प्रतिशत। ग्रामीण और शहरी भारत पर फोकस के साथ ही महिला सशक्तिकरण भी संभव। प्रत्यक्ष लाभ के साथ सब्सिडी लीकेज समस्या पर रोकथाम संभव है। अब इससे रिलेटेड चुनौतियां और सुझाव क्या हैं? तो सबसे पहली तो ये है कि असुरक्षित ऋण पर निर्भरता तथा इंटरनेट कनेक्टिविटी की समस्या है। नोटबंदी के दौरान जमा हुए अनाधिकृत धन से निपटना। बैंकों द्वारा खाता धारकों को अति आवश्यक ऋण उत्पाद उपलब्ध करवाने हेतु सरकार द्वारा बैंकों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। गरीब परिवारों का वित्तीय साक्षरता एवं शिक्षा के स्तर के सुधार पर ध्यान केंद्रित करने के उद्देश्य से ध्यान केंद्रित करना चाहिए। SC, ST तथा पर्वतीय क्षेत्रों में इंटरनेट की सुविधा की पहुंच सुनिश्चित कर बैंकिंग लेन देन की सुगमता को बढ़ावा देना चाहिए। अब हम बात करते हैं मानव विकास सूचकांक के बारे में। तो इसमें 189 देशों में 130वें स्थान पर है भारत। संयुक्त के विकास कार्यक्रम के अंतर्गत 1990 से प्रतिवर्ष मानव विकास सूचकांक जारी किया जाता रहा है। भारत दक्षिण एशिया में 0.638 HDI से ऊपर है। यह लाखों लोगों की निर्धनता को कम करने और मध्यम मानव विकास श्रेणी से स्थान प्राप्त करना उपलब्धि का संकेतक है। भारत में जीवन प्रत्याशा 57.9 वर्ष 1990 से बढ़कर 68.8 वर्ष 2017 तक हो गई है। PPP के संदर्भ से प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि तथा स्कूली शिक्षा के स्तर में सुधार हुआ है। अब इस में चुनौतियां क्या हैं? तो पहली चुनौती ये है कि अधिकांश सुधारों का लाभ सामाजिक पिरामिड के शीर्ष पर स्थित लोगों को प्राप्त है। मध्यम वर्ग का विकास अपेक्षित स्तर से कम हुआ है, जबकि छोटे एवं मध्यम उद्यम कृषि कार्यबल को विनिर्माण क्षेत्र की ओर स्थानांतरित करने में विफल रहे हैं। दूसरा, उच्च आर्थिक विकास के साथ असमानता भारत के लिए एक चुनौती बनी हुई है। भारत में महिलाएं पुरुषों की तुलना में राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक रूप से कम सशक्त हैं। श्रम बाजार में 78.8% पुरुष भागीदारी की तुलना में महिला भागीदारी बहुत कम है, यानी कि 27.2%
% है। अब हम बात करते हैं बहुआयामी निर्धनता सूचकांक 2018 की, यानी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स की। तो वैश्विक बहुआयामी निर्धनता सूचकांक 2018 यूएनडीपी तथा ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी और मानव विकास पहल OPHI द्वारा जारी किया गया है। इसमें नया क्या है? तो नए MPI में मूल 10 संकेतकों में से 5 में परिवर्तन किया गया है। वो है पोषण, आवास, बाल मृत्यु दर, स्कूली शिक्षा के वर्ष और संपत्तियां। इसमें प्रावधान क्या किए गए हैं? इसमें प्रमुख प्रावधान ये किया गया है कि 2018 के MPI में कुल देश 105 सम्मिलित थे। इन देशों में वैश्विक जनसंख्या का 75% भाग या 5.7 बिलियन लोग निवास करते हैं। 105 देशों में से कुल 1.34 बिलियन लोग जनसंख्या का 23.3% बहुआयामी रूप से निर्धन है। ये जीवन यापन के मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। बहुआयामी निर्धनता शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक साधन है। विश्व स्तर पर शहरी क्षेत्र 0.2 बिलियन, ग्रामीण क्षेत्र 1 बिलियन लोग निर्धन है। भारत में MPI पिछले 10 वर्षों में 55% से घटकर 28% पर आई है। फिर भी सर्वाधिक संख्या भारत में ही है, इसमें 364 मिलियन लोग हैं। तो MPI का मापन कैसे किया जाता है? तो MPI का मापन जब कोई भी व्यक्ति से कम 1/3 आयामों से वंचित है, तब उसकी पहचान एक बहुआयामी निर्धन के रूप में की जाती है। वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय निर्धनता रेखा का मान $1.90 निर्धारित किया गया है। MPI 2018 को साधारणीय विकास लक्ष्यों के साथ SDG बेहतर ढंग से संरक्षित करने के लिए संशोधित किया गया है। MPI दर्शाता है कि SDG 1, 2, 3, 4, 6, 7 और 11 से संबंधित वंचनाएं निर्धन व्यक्तियों से संबंधित हैं। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स उन लोगों पर केंद्रित है जो एक साथ कई SDG में पिछड़े हुए हैं, मतलब सोशल डेवलपमेंट गोल्स जो हैं उसमें पिछड़े हुए हैं। तो अब हम बात करते हैं भारत में बाल श्रम की। अब हम बात करते हैं भारत में बाल श्रम की। तो भारत में बाल श्रम यानी चाइल्ड लेबर इन इंडिया, बाल श्रम से निपटने हेतु किए गए संरक्षण और उपाय के बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये रहा हमारा टॉपिक। तो संविधान के अनुच्छेद 24 के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बच्चे को कारखाने या खान या किसी भी खतरनाक काम में नहीं लगाया जा सकता है। राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना 1988 के अंतर्गत श्रमिकों की पहचान एवं पुनर्वसन हेतु तथा जोखिमपूर्ण व्यवसायों में कार्य करने वाले बच्चों की पहचान एवं पुनर्वास की व्यवस्था है। बाल मजदूरी की रोकथाम के लिए पेंसिल पोर्टल नामक ऑनलाइन मंच तथा तस्करी की रोकथाम भी की जाती है। बाल श्रम निषेध और विनियमन अधिनियम 2016 को पारित किया गया। सभी व्यवसायों एवं गतिविधियों में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित करता है तथा खतरनाक व्यवसायों में किशोरों को जिनकी उम्र 14 से 18 वर्ष है उनके नियोजन को भी प्रतिबंधित करता है। इसके उल्लंघन पर 6 महीने से लेकर 2 वर्ष तक कारावास और 50,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। अब हम बात करते हैं किशोर न्याय अधिनियम की, यानी कि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 की। तो धारा 75 में किशोर के प्रति क्रूरता और धारा 79 में किशोर कामगार का शोषण बाल श्रम के अंतर्गत जिन्हें जरूरत है उनकी संरक्षण करती है। अब हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO कन्वेंशन की। तो भारत सरकार द्वारा बाल श्रम के उन्मूलन से संबंधित सतत विकास लक्ष्य 8.7 की प्राप्ति के लिए अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त करने के लिए ILO के कन्वेंशन संख्या 138 रोजगार हेतु न्यूनतम आयु और कन्वेंशन संख्या 182 बाल श्रम का सर्वाधिक निष्कृष्ट रूप की चर्चा की गई है। बाल श्रम की समाप्ति और कार्यवाही से संबंधित प्रयासों के लिए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO द्वारा 2002 में विश्व बाल निषेध दिवस का शुभारंभ किया गया था। अब बाल श्रम की समस्या का कारण क्या है? तो बाल श्रम निषेध एवं विनियमन संशोधन अधिनियम 2016 में कुछ कमियां हैं। इसमें ये स्पष्ट है कि क्या बच्चे वास्तव में परिवार की सहायता कर रहे हैं या परिवार की पूरक आय हेतु कार्य कर रहा है, ये स्पष्ट नहीं है। यह कारखाना अधिनियम 1948 के उपखंड में निर्दिष्ट केवल खान गतिविधियों, ज्वलनशील पदार्थों या विस्फोटकों के उत्पादन में प्रयुक्त खतरनाक कार्यों में बाल श्रम को निषेध करता है, परंतु यह अन्य सभी क्षेत्रों में किशोर
किशोर बच्चों के रोजगार हेतु एक विधिक स्वीकृति प्रदान करता है। यह कार्य के घंटों को भी परिभाषित नहीं करता है। इस अधिनियम में बच्चों के पुनर्वास संबंधी राशि का अनुचित उपयोग होना तथा इससे संबंधित कानून की अस्पष्टता है। अंतर क्षेत्रीय विषमता और निरंतर प्रवासन यानी कि बिहार, झारखंड नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में बेरोजगारी, आर्थिक दशा, अशिक्षा आदि कारण उत्तरदायी हैं। भारत में बाल श्रम का मुख्य कारण निर्धनता, अशिक्षा, बेरोजगारी और निम्न आय है। तो अब हम बात करते हैं इसमें सुझाव क्या हो सकते हैं। तो पहला सुझाव ये है कि विद्यालयी शिक्षा को मजबूत और संस्थागत स्वच्छ वातावरण का निर्माण करना होगा। शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार समय समय पर शिक्षा प्राप्त करने हेतु तो अवसर प्रदान किया जाना चाहिए। विकास और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के तहत बच्चों की शिक्षा के प्रति तथा कार्य करने हेतु मजबूर किए जाने के प्रति जागरूकता कार्यक्रम किया जाना चाहिए। कानून को और अधिक सुदृढ़ तथा पंचायती राज व्यवस्थाओं को बाल श्रम तथा पुनर्वास कार्यक्रम के प्रति संवेदनशील और सशक्त बनाया जाना चाहिए और बच्चों को तथा परिवार जोखिमपूर्ण कार्यों के प्रति सतर्क किया जाना चाहिए। अब हम बात करते हैं कौशल भारत की। तो कौशल भारत स्किल इंडिया भारत सरकार की एक पहल है जिसे शुरू करने का उद्देश्य देश के युवाओं का कौशल विकास कर उन्हें सशक्त बनाना है, जिससे युवाओं की और अधिक रोजगार मिल सके तथा वो अपने कार्य क्षेत्र में और अधिक निपुण बन सके। वर्तमान में भारत का 65% युवा कामगार आयु समूह का है। अगर कभी इसका लाभ लेने की बात होती है तो इसका मार्ग युवाओं के कौशल के विकास के जरिए ही निकलेगा, जिससे न केवल युवाओं का व्यक्तिगत विकास होगा बल्कि देश की आर्थिक उन्नति भी होगी। कौशल भारत देश के 40 क्षेत्रों में पाठ्यक्रमों को पेश करता है जो उद्योगों और सरकार के नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क मानकों के अनुरूप होते हैं। यह कोर्स एक व्यक्ति को कार्य के व्यवहारिक विस्तार और उसके तकनीकी अभ्यास में ध्यान केंद्रित करने की मदद करता है, जिससे वह अपनी नौकरी के लिए पूर्ण रूप से तैयार हो सके और कंपनी को उसके प्रोफाइल के लिए प्रशिक्षण देने की आवश्यकता ना पड़े। कौशल मिशन कार्यक्रम की जबरदस्त सराहना हुई है। भारतीय कार्यक्षेत्र में 1 करोड़ से अधिक नवागंतुकों को प्रशिक्षण देने के लक्ष्य को पहली बार हासिल किया गया है। केंद्र सरकार के कार्यक्रम और एनएसडीसी के सहयोग से 1 करोड़ भारतीयों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है, जिसमें प्रशिक्षण सहयोगी के रूप में निजी क्षेत्र भी शामिल थे। भारत की आज़ादी के 68 वर्षों बाद पहली कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय का गठन किया गया है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको याद रखना। और बात करते हैं राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन की। तो राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन प्रशिक्षण गतिविधियों के संदर्भ में विभिन्न क्षेत्रों और राज्यों के संयोजन के लिए स्थापित किया गया है। इतना ही नहीं, कुशल भारत का विजन प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन सिर्फ कौशल के प्रयासों को संगठित और समन्वित करेगा, बल्कि गति और गुणवत्ता के साथ बड़े पैमाने पर कौशल का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए सभी क्षेत्रों में निर्णय लेने की प्रक्रिया में भी तेजी लाएगा। इसका कार्यान्वयन कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय द्वारा संचित सुव्यवस्थित व्यवस्था के माध्यम से किया जाएगा। मिशन के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए मुख्य संस्थागत व्यवस्थाओं को 3 स्तरों में बांटा गया है, जिनमें शीर्ष स्तर पर नीतिगत मार्गदर्शन के लिए गवर्निंग काउंसिल, संचालन समिति और मिशन की कार्यकारी शाखा के रूप में मिशन निदेशालय, एक कार्यकारी समिति सहित शामिल है। मिशन निदेशालयों को 3 अन्य संस्थाओं की सहायता मिलेगी, जिसमें राष्ट्रीय कौशल विकास एजेंसी, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम और राष्ट्रीय और प्रशिक्षण महानिदेशालय डीजीटी इसमें सहायता प्रदान करेगा। अब हम बात करते हैं, इन सभी का मिशन निदेशालय से संपर्क है ताकि राष्ट्रीय संस्थागत व्यवस्था को सुचारू रूप से कार्य करने में मदद प्रदान की जा सके। मिशन के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए मूलभूत अंगों के रूप में शुरुआत में 7 उप मिशनों का प्रस्ताव किया गया है। ये है संस्थागत प्रशिक्षण, बुनियादी ढांचा, अभिसरण प्रशिक्षण, विदेश में रोजगार, सतत आजीविका और सार्वजनिक अवसंरचना का लाभ उठाना। अब हम बात करते हैं राष्ट्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता नीति की। तो मंत्रालय सबका साथ सबका विकास नीति का एक अभिन्न अंग है और आने वाले वर्षों में मानव संसाधनों का संपूर्ण विकास कर उन्हें अवसर प्रदान करना इसकी प्रतिबद्धता है। एक व्यापक और विस्तृत नीति की विकसित करना इस प्रक्रिया का अभिन्न हिस्सा है। पहले से मौजूद कौशल विकास नीति 2009 को मौजूदा राष्ट्रीय नीति के परिप्रेक्ष्य में नए सिरे से देखने की आवश्यकता है। राष्ट्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता नीति 2015 का उद्देश्य बड़े पैमाने पर गति और स्तर की चुनौती के साथ निपटना है। इसका लक्ष्य देश भर में संचालित की जा रही कौशल निर्माण संबंधी समस्त गतिविधियों को सामान्य मापदंडों के अनुरूप बनाने और कौशल को
भांग केंद्रों के साथ जोड़ने के लिए एक छत्र ढांचा उपलब्ध कराना है। उद्देश्यों और अपेक्षित निष्कर्ष निर्धारित करने के अलावा विभिन्न संस्थागत ढांचों की पहचान के प्रयास किए जाएंगे जो संभावित निष्कर्षों तक पहुंचने का माध्यम बन सकेंगे। राष्ट्रीय नीति इस बारे में भी स्पष्टता और सामंजस्य उपलब्ध कराएगी कि देश भर में कौशल विकास के प्रयासों को मौजूदा संस्थागत प्रबंधों के साथ कैसे लाया जाए। यह नीति कौशल विकास को रोजगार पाने की बेहतर संभावनाओं और उत्पादकता के साथ जोड़ेगी। अब हम बात करते हैं प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम की। तो प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम नए सूक्ष्म उद्यम स्थापित करने और केवीआईसी, राज्य खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड तथा जिला उद्योग केंद्र के जरिए देश के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए आरंभ की गई है और ऋण से जुड़ी सब्सिडी योजना है। सामान्य वर्ग के लाभार्थी ग्रामीण क्षेत्रों में परियोजना की लागत की 25% और शहरी क्षेत्रों में 15% मार्जिन मनी सब्सिडी प्राप्त कर सकते हैं। विशेष वर्गों जैसे अनुसूचित जाति, जनजाति, महिला, विकलांग, अल्पसंख्यक, पूर्व सैनिक, पूर्वोत्तर क्षेत्र के लाभार्थियों हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में 35% और शहरी क्षेत्रों में 25% मार्जिन मनी सब्सिडी का प्रावधान है। परियोजना की अधिकतम लागत विनिर्माण क्षेत्र में 25 लाख है, यानी कि 25 लाख रुपए है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट योजनाएं जो कि लेबर लॉ से जुड़े हुए थे, जिनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी था और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी था। इसी लेक्चर के साथ हमारा यूपीएससी ईपीएफओ का एक टॉपिक इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड लेबर लॉ होता है समाप्त। तो हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद और मिलते हैं अब हम किसी नए वीडियो, किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।